ये पानी का जो स्रोत मिला है इससे निपटने की। लेकिन इस पूरे मामले को आस्था से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बाबा बौकनाथ के मंदिर पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा हैं और उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू हैं, से जानकारी ले रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस दिशा में चल रहा है। ये वो तमाम लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है मैनुअल ड्रिलिंग करने की। तो देश और दुनिया की 40 खबरों के बाद अब वक्त आज की सबसे बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल का है। देखिए पहली खबर जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों की। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं। सीएम से लेकर पीएम तक इस सबसे बड़े जान बचाने के संघर्ष पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। तो वहीं मशीनों की धोखेबाजी के बाद अब भगवान का ही एक सहारा नजर आ रहा है। दूसरी खबर में बात होगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कैसे एक छात्र ने खूनी खेल को अंजाम दिया। बस कंडक्टर पर हमला, क्या किसी विवाद में अंजाम दिया गया या फिर बात कट्टरपंथ और जिहाद के एंगल से जुड़ी हुई है। तीसरी खबर में बात होगी तेलंगाना के सियासी अखाड़े की, जिसमें बीजेपी ने जोर शोर से अपनी ताल ठोकी है, जिसके बाद ये मुकाबला अब त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी में चुनावी जंग काफी दिलचस्प हो गई है। विस्तार से इस पर भी बात होगी। और चौथी और आखिरी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर एक और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप की। जल बोर्ड में घोटाले के नाम पर बीजेपी ने केजरीवाल को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तरकाशी से दीपक रावत हमारे साथ हैं, प्रयागराज से वरुण जैन हमें अपडेट देंगे और हैदराबाद से आशीष भी जुड़ गए हैं और दिल्ली से निधि श्री से हम बात करेंगे। सबसे बातचीत की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। और बड़ी खबर उस ऑपरेशन से जुड़ी हुई है जिनमें 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद हो रही है। देखिए 16 दिन बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। सुरंग के ऊपर 2 जगह पर वर्टिकल ड्रिलिंग की गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग में भी दिक्कतें आ रही हैं। ड्रिलिंग के दौरान पानी के रिसाव से दिक्कत आई और थोड़ी देर के लिए ड्रिलिंग का काम रोका भी गया है। तो सुरंग के ऊपर 2 जगहों पर वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, लेकिन वो भी यहां अभी उसमें भी तमाम तरह की दिक्कतें अड़चनें जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान पानी का रिसाव देखा गया, एक फव्वारा वहां पर फूट पड़ा जिससे थोड़ी देर के लिए इस काम को भी रोकना पड़ा है। तो हर कोशिश अभी अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाई है। तो देखिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से 41 लोगों की जो जान है वो बच जाए, लेकिन ऑगर मशीन जिससे सबसे पहले कोशिशें की गई, कैसे वो धोखेबाज निकली। आपको बताते हैं कि ऑगर मशीन आकर 17 नवंबर को, देखिए 17 नवंबर को अमेरिकी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई थी। लग रहा था कि चंद घंटों में काम पूरा हो जाएगा। 22 नवंबर जब मशीन में खराबी आई जिसकी वजह से ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा था, ये 22 नवंबर की घटना है। फिर अगले दिन यानी 23 नवंबर ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में दरार देखी गई थी। ऑगर मशीन लगातार कैसे उसमें दिक्कतें आ रही। फिर 25 नवंबर ड्रिलिंग के दौरान ऑगर के ब्लेड टूट गए थे और यहां पर काम पूरी तरीके से रुक गया था। हालांकि ब्लेड जो है वो भी अब निकाले गए हैं वहां से, लेकिन ऑगर मशीन जिससे उम्मीदें हो रही थी, कैसे 17 तारीख से लेकर 25 तक कोई कामयाबी नहीं मिली और ऑगर मशीन को आखिरकार बाहर निकालना पड़ा। अब देखिए आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। अब जो पार्ट्स हैं ऑगर मशीन के वो किस तरीके से निकाले गए हैं। उसका दरअसल ये पूरा ब्लेड जो है वो टूट गया था और वो भी अपने आप में मलबा बन गया था। अब इसे भी निकालने की एक चुनौती थी। हालांकि अब वो भी उस पाइप से बाहर निकाला जा सका है, जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, 16वां दिन, कौन सी नई कोशिश अब की जा रही है, ये जानने के लिए दीपक के पास चलते हैं। लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं दीपक। हर कोशिश अभी तक तो नामुमकिन से दिख रही है, क्या अभी वहां से ताजा अपडेट? जी लगातार कोशिश की जा रही है, कोशिश मैनुअली भी की जा रही है, कोशिश मशीनों के जरिए भी की जा रही है और कोशिश भगवान को मनाने की भी की जा रही है। और इस वक्त शरीर में आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहां पर भगवान को मनाने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है। टनल के ठीक बाहर जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे हैं और हवन हो रहा है। हवन इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सुबह एक आकृति ऐसी नजर आई यहाँ के लोगों को कि भगवान शिव साक्षात दर्शन दे रहे हों, क्योंकि पानी का रिसाव हो रहा है। ऐसी आकृति अक्सर बन जाती है तो उसको लोग आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। यही वजह है कि आज आप देखिए वो तमाम लोग वहां पर हवन कर रहे हैं और हवन के बाद पूजा अर्चना की जा रही है। तो अगर अभी तक के रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो मैनुअल ड्रिलिंग की जो बात चल रही थी शिरीन, वो अब तक शुरू नहीं हो पाई है। उसके पीछे की बड़ी वजह ये कि जो ऑगर मशीन का आगे का हिस्सा, सबसे फ्रंट हिस्सा जो होता है, वो अभी भी
अंदर जो लोहे का जाल है उसमें फंसा हुआ है, इसलिए जो पाइप अंदर हमने 45-50 मीटर तक भेज दी थी वो पाइप अब काटनी पड़ रही है 2 मीटर तक। तो 2 मीटर तक उस पाइप को अब काटा जाएगा, यानी कि हम और पीछे आ जाएंगे। हम काफ़ी आगे चले गए थे, अब काफ़ी पीछे आ रहे हैं, तो 2 मीटर तक पीछे आ जाएंगे। फिर वो उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी। मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी तो आपको पाइप आगे आगे खिसकाने पड़ेंगे, इसमें अब लंबा वक्त लगेगा। वहीं दूसरी बात वर्टिकल ड्रिलिंग की चल रही थी, तो जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी वहां पर पानी जैसा निकला और पानी बहुत ज़्यादा ऐसा बताया जा रहा था। हालांकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा कि पानी उन्होंने निकाल लिया है, तो अब दोबारा ड्रिलिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तक दोबारा ड्रिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, वहां भी अड़चने आ रही हैं। तो चारों तरफ से अड़चने आ रही हैं, जहां जहां से कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें समय काफ़ी लगने वाला है। समय लगेगा अभी, और लगातार हम यही सुन रहे हैं कि अभी कुछ घंटे और कुछ दिन और, लेकिन आखिर कब ये पूरी तरीके से मुकम्मल हो पाएगा इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्लान लगातार बन रहे हैं। अब प्लान सी क्या है? प्लान ए और प्लान बी के बाद सी प्लान आखिर क्या है? देखिए, इसमें सेना की मदद ली जाएगी, रिफ्ट टनल बनाएगी सेना। सेना किस तरह से काम करेगी? रिफ्ट टनल बनाने में 7 दिन का वक्त लग सकता है। अगर मौजूदा प्लान फेल तो फिर रिफ्ट टनल बनाने का काम जो है वो सेना की तरफ से किया जाएगा, और ये सब कुछ होगा प्लान सी के तहत, जिसमें सीधे तौर पर जो बड़ी भूमिका होगी वो सेना की होगी, और उम्मीद फिर सेना पर टिकी होगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, देखिए टनल में एक और प्लान पर काम शुरू हुआ है, रैट माइनर्स। रैट माइनर्स को रेस्क्यू में अब शामिल किया गया। टनल साइट पर पहुंचे हैं 6 रैट माइनर्स, उनकी ये पूरी टीम। सुरंग में डाले गए पाइप में रैट माइनर्स जाएंगे, और सब ठीक रहा तो फिर तो 24 घंटे में भी रास्ता साफ हो सकता है, ऐसा रैट माइनर्स का कहना है। लेकिन अब ये प्लान कितना काम करेगा देखना होगा। तो अब 6 रैट माइनर्स की टीम भी मौके पर है, टनल साइट पर इन्हें भी भेजा गया है, और अब इनकी मदद ली जाएगी। रैट माइनर्स सब ठीक रहा तो 24 घंटे में रास्ता साफ कर देंगे, ऐसा उनका दावा है। अच्छा, एक और बड़ी खबर, पीएमओ को भी 41 जिंदगियों की परवाह है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रेस्क्यू का जायजा लेने खुद पहुंचे। पीके मिश्रा ने फंसे हुए मजदूरों से बात भी की। इस दौरान पीएमओ के उप सचिव भी टनल साइट पर पहुंचे, और हर एक कोशिश मजदूरों को सफलतापूर्वक निकाला जाएगा, उन्होंने ये कहा है। तो पीएमओ की भी नजर इस पर है, प्रधानमंत्री खुद इसे लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। पीके मिश्रा जो मजदूरों से आज बात भी उन्होंने की और जायजा लिया। हेलो, मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, क्या कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कवर नहीं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? क्या क्या मिला था आज? तो सुना आपने पूरी तरीके से कैसे पीएमओ भी अपनी नजर बनाए हुए है, और पीके मिश्रा खुद आज वहां पहुंचे। सवाल ये कि क्या पीएमओ भरोसे 41 जिंदगी? खुद प्रधानमंत्री भी अपडेट लगातार सीएम धामी से ले रहे हैं। ये देखिए, नरेंद्र मोदी जो लगातार अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। पीके मिश्रा प्रधान सचिव आपने देखा वो पहुंचे वहां पर। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, इनकी भी नजर है। मुख्य सचिव एस संधू, इसके अलावा पीएमओ के उप सचिव वो भी साइट पर मौजूद हैं, मंगेश घिल्डियाल। फिर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह अभी पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने भी इसकी पूरी निगरानी की है, जायजा लिया है। तो पूरी टीम जो है वो पीएमओ की किस तरीके से इस ऑपरेशन जिंदगी पर नजर बनाए हुए है, कोई कमी ना रह जाए, हर कोशिश वहां पर की जा रही है। अब देखिए, आपको दिखाते हैं कि उम्मीद तो है, लेकिन उम्मीद भरोसे कब से है और कब तक। 14 नवंबर की तारीख, ड्रिलिंग में तेजी से उम्मीद जागी। 16 नवंबर अमेरिकन ऑगर मशीन 18 मीटर तक पहुंची, तो फिर उम्मीदें बढ़ गई कि शायद अब ये पूरा हो जाएगा। 20 नवंबर 6 इंच का पाइप अंदर पहुंचा, तो 900 mm पाइप के पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई। और इसके बाद 21 नवंबर की तारीख, जब टेलीस्कोपिक कैमरे से मजदूर दिखे तो थोड़ी राहत मिली। जब उन्हें देखा गया, पहली बार जब उनकी तस्वीर नजर आई, उनसे बातचीत हो पाई, तो एक उम्मीद जरूर जगी कि सब सही सलामत है और बाहर भी आ जाएंगे। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपक के पास। दीपक, आपने रैट माइनर्स से बात भी की। रैट माइनर्स की टीम वहां पर मौजूद तो है, लेकिन क्या उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया? ये जो प्लान लगातार अलग अलग बदल रहे हैं, लग रहा है कुछ कि इससे थोड़ी उम्मीद जगेगी?
शिरीन, रेड माइनर्स की टीम आई थी, उनसे हमने बातचीत भी की। यूपी से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से ये टीमें आई हैं, अलग अलग टुकड़ियों में आए हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इस बात को लेकर कि किस तरीके से एक छोटी जगह पर उन्हें छेद करना है, मलबा हटाना है और वहाँ पर रास्ता बनाना है। लेकिन अभी की स्थिति अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि आप अंदर अगर टनल के भीतर की तस्वीर देखें जहाँ पर लगातार काम चल रहा है, वहाँ पर अभी ये जो जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई कि अभी भी ऑगर मशीन का जो अगला हिस्सा होता है, सबसे फ्रंट का हिस्सा होता है, वो भी फंसा हुआ है। और उसकी वजह से जब तक ये मलबा निकाला गया उस दौरान पाइप का जो हिस्सा था, जिस 800 mm के पाइप हमने अंदर डाला था, उसका 1.5-2 मीटर का हिस्सा खराब हो गया है, जिसे अब पहले काटना होगा। उसे काटने के लिए भी 2 से 3 लोगों को अंदर भेजा जाएगा, फिर वो उसको काट के लाएंगे। उस ऑगर मशीन का जो हिस्सा आगे फंसा हुआ है उसको भी काटा जाएगा, उसको भी बाहर निकालना होगा। इस प्रोसेस में कई घंटों का वक्त लगेगा और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद जो रेड माइनर्स हैं, जो ये कितनी टीमें यहाँ पर बुलाई गई हैं अलग अलग स्टेट से, ये एक एक कर भीतर जाएंगे। 15-20 मिनट एक व्यक्ति काम करेगा, वो वहां पर मलबा निकालने का काम करेगा, उस मलबे को साफ किया जाएगा, फिर दूसरा व्यक्ति 15 मिनट जाएगा, वो उसको हटाएगा। तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। कितना समय लग सकता है इसको लेकर कोई कुछ भी अभी बता नहीं पा रहे। बात करेंगे प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हुए हमले की, जिसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। एक बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें, लारेब जो आरोपी है इस मामले में, उसका घर मिट्टी में मिलाया जा सकता है। घर पोल्ट्री फार्म पर बुलडोजर चल सकता है। बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है और इस एक्शन से सख्त संदेश देने की तैयारी है। बिना मंजूरी के बना था घर और साथ ही पोल्ट्री फार्म भी। रिहायशी जमीन पर पोल्ट्री फार्म बना था, जिसे अब गिराने की तैयारी की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में इंजीनियरिंग के छात्र लारेब हाशमी द्वारा जिहादी नारे लगाते हुए इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला किए जाने के मामले में यूपी की योगी सरकार लगातार एक्शन में है। एक तरफ जहां आरोपी लारेब हाशमी के आतंकी व पाकिस्तानी कनेक्शन खंगालने के लिए मामले की जांच यूपी एटीएस को भी सौंपी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ लारेब हाशमी के घर और पोल्ट्री फार्म पर यूपी की योगी सरकार अब बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। लारेब हाशमी का घर और पोल्ट्री फार्म शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हीरागंज इलाके में है। आप देख सकते हैं कि ये घर है और घर के बाहर ये ताला लगा हुआ है, यानी पूरा परिवार जब वारदात हुई उसके बाद से लगातार फरार चल रहा है। सरकारी अमले ने अब तक जो छानबीन की है उसके मुताबिक घर बनाए जाने से पहले मंजूरी नहीं ली गई थी, यानी बिना मंजूरी के ही घर का निर्माण कराया गया था। इसके साथ साथ जो रिहायशी बस्ती है, रिहायशी जमीन पर पोल्ट्री फार्म का कारोबार किया जाता था। इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कि जिस जगह पर यह घर बना हुआ है उस जमीन पर भी अतिक्रमण किया गया है और जल्द ही यहां पर ध्वस्तीकरण की नोटिस चस्पा की जा सकती है और नोटिस चस्पा होने के बाद अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो इसके इस घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। घर और पोल्ट्री फार्म को ध्वस्त किया जा सकता है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। और इसी मामले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट भी आपको दे दें। देखिए, आरोपी लारेब से जुड़े हुए कई खुलासे हुए हैं। कंडक्टर का सर तन से जुदा करना चाहता था लारेब ने कई तालिबानी सजा के वीडियो देखे थे, भड़काऊ भाषण सुनता रहता था लारेब। कंडक्टर पर उसने लोन वुल्फ अटैक किया था। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, लोन वुल्फ अटैक किया था लारेब ने। तो सिर कलम का ये तालिबानी प्लान, जिस तरह से दिन ब दिन इसको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इस पर हमारे पास और क्या जानकारी, देखिए हमारे चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर आप देख रहे हैं। लेकिन इस खबर के लिए हम बात करेंगे, प्रयागराज चलते हैं, वरुण जैन का रुख कर लेते हैं। वरुण, लगातार जिस तरह से पूछताछ हो रही है, जो चीजें अब खुल रही हैं, परतें खुल रही हैं, कई इशारे कर रही हैं कि कहीं इसके पीछे कोई तालिबानी प्लान तो नहीं था। वरुण, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है तो साजिश के तार सीमा पार या फिर तालिबान से जाते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में यह बात कही गई थी कि टिकट को करीब 7 से 8 रुपए टिकट के झगड़े को लेकर ये पूरी वारदात हुई है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जो आरोपी है लारेब, वो जिहाद और कट्टरपंथ की तरफ कि उसका रुख हो चुका था। वो लगातार तालिबान से जुड़े जो वीडियो है वो देख रहा था और जो कंडक्टर है उसके द्वारा एक
धर्म विशेष पर की गई टिप्पणी को लेकर रहा था और इसी के चलते उसने ये लोन वुल्फ अटैक किया। लेकिन जिस तरीके से वो कट्टरपंथ की राह पर था, पाकिस्तान में बैठे मौलवियों की वीडियो देख रहा था, उससे कहीं ना कहीं जांच एजेंसीज को लग रहा है कि जो ये लोन वुल्फ अटैक है पूरी साजिश के साथ अंजाम दिया गया है और लोन वुल्फ अटैक करने के लिए बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी संगठन या फिर किसी कट्टरपंथ संस्था के साथ जुड़ा हो। और यही वजह है कि जो वरुण आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे इस पर बातचीत होगी विस्तार से। प्रयागराज में जो खूनी कांड हुआ उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सिर कलम का तालिबानी प्लान, क्योंकि जिस तरह से पूछताछ हो रही है, जो जो चीजें निकल कर आ रही हैं, उससे यही समझ आ रहा है। इसी बीच लारेब से पूछताछ भी हो रही है। लारेब से कुछ सवाल किए गए जिसका जवाब मिला वो हैरान कर देने वाला है। आपको बताते हैं, यहां पर लारेब से पूछा गया, ये यूपी पुलिस के सोर्स से हम आपको बता रहे हैं, कि क्या तुमने घटना को अंजाम दिया? उसने कहा हाँ, उसे सबक सिखाने के लिए उसने ऐसा किया। क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? दोस्त के सामने उसने बेइज्जती कर दी थी। और इसके बाद अगला सवाल कि तुम्हारे पास हथियार कहां से आया? तो उसने कहा पोल्ट्री फार्म से चापड़ और नैनी से असलहा उसने लिया था। हर एक सवाल का जवाब। जान लेने की कोशिश क्यों की? उसने इस्लाम को चुनौती दी थी, इसीलिए उसने जान लेने का प्रयास किया। हमले के बाद वीडियो क्यों बनाया? लोगों को पता लगे कि मैंने उसे क्यों मारा। तो आप समझिए पूरा सोचा समझा किया गया। तुम्हें डर नहीं लगा? बहुत डर कर रह लिया, बहुत डर कर रह लिया। आप डरना नहीं है, एक तरीके से वो ये कहना चाहता है। तुम किसी के संपर्क में थे? इसका जवाब उसने ना नहीं दिया है कि नहीं। तुम्हारे लैपटॉप में वीडियो कहां से आए? वो वीडियो देखना गुनाह है क्या? तुमने सोचा नहीं तुम्हारा अंजाम क्या होगा? क्या अतीक भाई की तरह मेरा भी हश्र होगा? क्योंकि अतीक की तरह वो बनना चाहता है, ऐसा भी निकलकर सामने आया। पहले विवाद की पुलिस में शिकायत आखिर क्यों नहीं की आपने? तो पुलिस के इंसाफ पर भरोसा नहीं है, पुलिस व्यवस्था पर वो भरोसा नहीं करता है। तो ये वो जवाब जो देखिए, मतलब इतना बड़ा क्राइम करने के बाद उसे अभी भी किसी का खौफ नहीं है, ना पुलिस का खौफ है, ना ही उसे कानून का कोई खौफ है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर उसकी रणनीति क्या रही होगी। ये पूरी एक साजिशन जो हरकत उसकी तरफ से वारदात को अंजाम दिया गया। एक बार फिर वरुण के पास लिए चलते हैं। वरुण, पूछताछ में सवालों का जवाब उसने जिस तरीके से दिया, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से मानसिक तौर पर भी तैयार था कि वो जो करने जा रहा है उसके बाद उसके साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल मानसिक तौर पर भी तैयार था और अपने किए पर उसे किसी तरह का पछतावा नहीं है। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि उसने जो किया वो इस्लाम की रक्षा के लिए किया। इस्लाम के खिलाफ किसी ने टिप्पणी करी तो वो उसका सर जो है वो तन से जुदा कर देगा। और इसी के चलते उसका कहना है कि उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आप देखिए उसके पास किस तरीके की जिहादी वीडियो मिली है। पाकिस्तान में बैठे मौलवियों की वो वीडियोज़ देखता था। तालिबान किस तरीके से सर को कलम करता है उसकी वो वीडियोज़ लगातार देखता था। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वीडियोस भी उसके मोबाइल और लैपटॉप से मिली है। कई जिहादी डॉक्यूमेंट्स और यहाँ तक कि उसकी जो डायरी मिली है उसके अंदर भी उर्दू के अंदर कई तकरीरें लिखी है। वो जिहादी तकरीरें हैं जो कि वो वीडियोस के अंदर सुना करता था, उन्हें बाकायदा लिखा करता। तो मानसिक तौर पर बेहद मजबूत और रिडिकुलाइज नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एजेंसीज को ये लग रहा है कि ये सेल्फ रिडिकुलेशन था, खुद से वो रेडिकुलाइज हुआ या फिर उसका ब्रेन वॉश किया गया। इंटरनेट के जरिए संपर्क में इस तरीके से युवाओं को लेकर जो पाकिस्तान या बॉर्डर पार बैठे कट्टरपंथी जो संगठन है वो इस तरीके से ब्रेन वॉश भी करते हैं। तो यही शक जा रहा है। सवाल है जो जब पूछताछ होगी तो उसके बाद हो सकता है कि ये तमाम सवाल का जवाब भी जो है वो मिल जाए। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। अब तेलंगाना चुनाव में क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो चला है, अब बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंकी हुई है। तेलंगाना में पहली बार बीजेपी सरकार, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उन्हें उस बात का पूरा जो है वो भरोसा है। प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, बीजेपी के अध्यक्ष हो, सभी इस वक्त चुनावी मैदान में और जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। और तेलंगाना की ये जो लड़ाई है ये अब त्रिकोणीय होती हुई दिखाई दे रही है। तो तेलंगाना के चुनाव मैदान से जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं वो तो यही दिखा रही हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। लेकिन बीजेपी का सूरज क्या तेलंगाना में उगेगा, ये अभी भी एक प्रश्न है।
क्यों आखिर ये प्रश्न जो है उसका आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहां पर बताते हैं। देखिए जीत वोट प्रतिशत 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 6.98% या एक सीट मिली थी। 2019 लोकसभा में 4 सीटें मिली और जो 19.65% यहां पर वोट परसेंटेज था 21 विधानसभा पर, इसमें बढ़त जो है वो हासिल की थी। 2016 की बात करें तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम 4 सीटें मिली, 10.34% वोट परसेंटेज रहा था। 2020 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम 48 सीटें, 34.56% वोट परसेंटेज रहा तेलंगाना का ये रण, और इसीलिए ये मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने क्या अपनी जमीन वहां पर तैयार कर ली है, ये कॉन्फिडेंस आखिर कहां से आ रहा है, ये समझने के लिए रुक करते हैं। आशीष हमारे साथ इस वक्त तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। आशीष, ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस क्या कहता है? क्या वाकई वहां जमीन उतनी मजबूत दिखाई दे रही है? क्या फेवर में है क्या? बिल्कुल सही मेंशन किया, सही जिक्र किया कि कैसे 2018 में जहां बीजेपी बिल्कुल 6% की वोट पे थी, लेकिन चंद महीनों बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 MP सांसद सीट जीत किया। और 2019 के बाद जीएचएमसी का जो एक डिसाइसिव मोमेंट था, डिसाइसिव चुनाव था ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिसके अंदर करीब 24 विधानसभा आती है, वहाँ पर बीजेपी अचानक से नंबर 2 पर उभर कर आती है। 45 उसके कॉर्पोरेटर जीत कर आते हैं। उसके बाद से लगातार बीजेपी का मोमेंटम बनता रहा, खास तौर पे इन 24 सीटों पर। अब जो है बीजेपी रूरल तेलंगाना में पहुंची है, खासतौर पे करीमनगर जिला है, आदिलाबाद जिला है, निजामाबाद जिला है, जो महाराष्ट्र से सटे हुए जिले हैं। यहाँ पर बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ा है और इन्हीं सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगातार आपकी आवाज सही तरह से आ नहीं पा रही है। ये जैसे दुरुस्त होता है आपके पास फिर से हम आएंगे, लेकिन देखिए यही जो बढ़ता हुआ ग्राफ है ना, वो उस कॉन्फिडेंस को और बूस्ट कर रहा है। लेकिन तेलंगाना में चुनावी जंग दिलचस्प हो गई है, वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीआरएस हो या बीजेपी या फिर कांग्रेस, तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले भी कर रही हैं। बीआरएस की कार के 4 पहिए और एक स्टीयरिंग कांग्रेस के पंजे से बिल्कुल अलग नहीं है। ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया, इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया, इन दोनों ही पार्टियों के तुष्टीकरण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। दोनों ही पार्टियां सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। मालूम है बीआरएस का क्या मतलब है? भ्रष्टाचारी राक्षसुला समिति। और कांग्रेस क्या है? कांग्रेस का मतलब है कमीशन। तो राहुल गांधी खुद सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि एक्चुअल हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी इतना नफरत क्यों करती है जब मुस्लिम लड़के लड़कियां एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना भाई। देश जब मजबूत होगा तो वही तो असल नेशनलिज्म है। आपका तो नेशनलिज्म बिल्कुल डुप्लीकेट है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो तेलंगाना हो, जानबूझ के उसको डिले किया गया उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, जानते हुए कि हमको रोका जाएगा, फिर भी डिले किया गया। मुझे लगता है ये जो जनता के साथ जो बेइंसाफी हुई है उसको जनता का जवाब मांगेगी बीआरएस से, इनको देना पड़ेगा। हम जब सरकार बनाएंगे तो हम 15,000 रुपए तुरंत प्रभाव से डालेंगे खाते में। बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस छुपा दुश्मन है। वो सेक्युलरिज्म के आड़ में अलग अलग तरीके के काम करते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रियासत के लिए अच्छा नहीं है। सबके अपने अपने दावे हैं तेलंगाना को लेकर और सभी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। और तेलंगाना चुनाव में इस बार मुद्दे क्या रहे, आपको जरा यहां पर ये समझाने की कोशिश करते हैं इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कि तेलंगाना चुनाव में इस बार मुद्दे किस पार्टी के क्या। देखिए, बीआरएस सरकारी योजनाओं का फायदा होने की बात कर रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, तो बीजेपी भी भ्रष्टाचार की बात करते करते अल्पसंख्यक आरक्षण की भी बात कर रही है। कांग्रेस जातीय जनगणना की बात करती है और बीआरएस समाज कल्याण योजनाओं की बात कह रही है। तो ये तमाम पार्टियों के मुद्दे और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया वो आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का तेलंगाना से विश्वासघात, ये बीआरएस ने कांग्रेस को घेरा। बेरोजगारी की बात और अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात यहां पर कांग्रेस कर रही है और बीजेपी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और साथ ही बेरोजगारी और परिवारवाद भी वहां पर इस बार बीजेपी ने छेड़ा और बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश बीआरएस की तरफ से इन चुनावों में की गई है।
तो ये तमाम मुद्दे, लेकिन इनमें से किस पर भरोसा जनता करेगी, किस पर नहीं, ये तो देखिए 30 नवंबर को वोटिंग भी होनी है और उसके बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट भी आ जाएंगे। लेकिन हम आशीष का रुख एक बार फिर से करते हैं। आशीष, क्या लग रहा है, आप तो लगातार ग्राउंड पर हैं, सबके अपने अपने वादे दावे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, लेकिन लोगों के लिए कौन सा मुद्दा इस बार प्रभावी है? जी देखिए, मुद्दों की बात करें तो जाहिर तौर पे गुड गवर्नेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। सरकार 10 साल की है, केसीआर जो बीआरएस के मुखिया हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी बात हो रही है। गवर्नेंस के दौरान भ्रष्टाचार की बात विपक्ष कर रहा है। खास बात यह कि बीजेपी यहाँ पर बीसी मुख्यमंत्री, एक ओबीसी मुख्यमंत्री का दांव खेल रही है कि हम जब आएंगे शासन में तो हम बीसी मुख्यमंत्री करेंगे। बीसी मुख्यमंत्री की बात क्यों? करीब 52% वोट शेयर जो है इस ओबीसी कम्युनिटी का तेलंगाना में है, इसीलिए बीजेपी ओबीसी मुख्यमंत्री की बात करती है। कांग्रेस वहाँ करप्शन की बात करती है, परिवारवाद की बात करती है, जबकि केसीआर और उनकी सरकार, उनके मंत्री वो बार बार कहते हैं कि 10 सालों में उन्होंने तेलंगाना का विकास किया है, किसानों का विकास किया है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। इसीलिए उनको तीसरी बार मौका मिलना चाहिए। कांटे की टक्कर है, जाहिर तौर पर कांग्रेस और बीआरएस दोनों में कड़ा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी भी कम से कम 30 ऐसी सीटें हैं जिस पर पूरी ताकत लगाकर लड़ रही है। और बीजेपी अगर इन 30 सीटों पे, ठीक है आशीष, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा। आप ये देखिए, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने मुद्दे हो गए, लेकिन जनता के मुद्दे क्या हैं और वो आखिर किसके वादे पर भरोसा करती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली में घोटाले पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से घेरा है। जल बोर्ड में घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है। कोई सरकार काम आए, घोटाला होगा, बीजेपी आरोप लगा रही है। केजरीवाल का पेट नहीं भरता, बीजेपी ने कहा है कि घोटाला अरविंद केजरीवाल की गारंटी बन गई है। तो जल बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर बीजेपी का यह बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर, उनकी सरकार पर। घोटाला जो उजागर हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम, 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ठेकेदारों को दिए। इनकी कुल जो वैल्यू थी, मॉनेटरी वैल्यू, ये 1938 करोड़ के आसपास है, लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट आई 1500 करोड़ के आसपास। मतलब 30% वृद्धि हो गई। जो खुद एस्टिमेट लगवाया था उसके ऊपर 30% वृद्धि करके कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। तो गौरव भाटिया को आपने सुना, और अब सीधे रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी निधि श्री का। हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि, पहले से ही शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, अब एक नए घोटाले को लेकर पूरी तरीके से घेरने के मूड में है बीजेपी। बिल्कुल शिरीन, देखिए करप्शन के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेरती चली आ रही है। और देखिए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इसके अलावा सत्येंद्र जैन, ये पहले से जेल में अलग अलग घोटाले के आरोप है, और अब अरविंद केजरीवाल पर सीधा सीधा निशाना। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव भाटिया ने बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। क्रोनोलॉजिकली उन्होंने कहा कि किस तरीके से सबसे पहले तो जो मॉनेटरी वैल्यू था उसको लगभग 450 करोड़ बढ़ा दिया गया। जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये काम दिया गया था उस पर पहले से संदेह है, पहले से वो जाँच के घेरे में है, उस पर सवाल है। और ऐसे में केजरीवाल सरकार ने उसी कंपनी को काम दिया। और देखिए बार बार गौरव भाटिया ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कोई भी सरकारी योजना हो तो उसमें केजरीवाल सरकार कमीशन लेती है, ये एक बड़ा आरोप है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको लेकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि 10 एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे, जिसमें से 5 को अपग्रेड करना था और 5 में दूसरे तरीके का काम जो है वो करना था, लेकिन काम पूरा हुआ नहीं, उसमें से 2 पर ही काम हुआ और 450 करोड़ का घोटाला हो गया। तो घोटाला एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर इस वक्त बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेरती चली आ रही है। जी बिल्कुल, और लगातार यही बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार मतलब घोटालों की सरकार। आप रहिए निधि हमारे साथ, आगे भी इस पर आपसे बातचीत होगी। लेकिन दिल्ली में अब कैसे एक बार फिर
अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि पानी पर राजनीति ठन गई है। आपको कुछ यहां पर बातें बताते हैं इससे जुड़ी हुई, किस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली के पानी पर राजनीति ठन गई है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड में 500 करोड़ का घोटाला हुआ है, बड़ा आरोप। तो उधर आम आदमी पार्टी इस पर जवाब दे रही है कि दिल्ली के अधिकारी केंद्र को रिपोर्ट करते हैं, वो सीधे तौर पर इसको लेकर ये कह रहे हैं अपग्रेडेशन काम में फर्जीवाड़ा हुआ है, सरकार ने किया है। आम आदमी पार्टी का जवाब इस पर यह है कि केंद्र के पास कार्रवाई करने का अधिकार है, केंद्र के पास अधिकार है, आप कार्रवाई करिए। 2022 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेडेशन में घोटाला किया, बीजेपी ने आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अधिकारियों को बचाने का काम बीजेपी करती है, यानी पूरा जो ठीक रहा है वो अधिकारियों पर फोड़ दिया और फिर उसके बहाने सीधा बीजेपी पर आरोप लगा दिया। लागत से ज्यादा का ठेका देकर घोटाला हुआ है, बीजेपी कह रही है। आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया कि दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड वित्त विभाग से इसकी जानकारी मांगी है। अब आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको कि 500 करोड़ लागत थी, 1938 करोड़ का ठेका दिया। आरोपी अधिकारियों की पहचान करने को कहा है आम आदमी पार्टी ने कि जो भी इसमें लिप्त हैं, जो आरोपी हैं, उसमें जो है वो आप पहचान करिए, ऐसा कहा गया है। वाराणसी में इस वक्त आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आरोग्यकर्ता, तुष्टिकर्ता, पुष्टिकर्ता, वृद्धिकर्ता, सर्वारिष्ट निवारण करता, मनोवांछित करता, वरदो भवा। नमः पार्वती पतये हर हर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी से काशी विश्वनाथ मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज देखिए मौका खास है क्योंकि बनारस में आज देव दीपावली का त्योहार भी जो है वो मनाया जा रहा है। पूरी तरीके से जो घाट हैं वो तैयार हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो जगमगाती हुई, वो बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी जब देव दीपावली के मौके पर लाखों दियों से सजाए जाएंगे तमाम घाट। और सीएनजी के स्टेशंस को बढ़ाकर फिलहाल इस इलाके में और ज्यादा खूबसूरती बढ़ाने का प्रयास जारी है, क्योंकि जब तक हवा शुद्ध होगी तभी तो आप वाराणसी का आनंद ले पाएंगे। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, वाराणसी, एबीपी न्यूज। और हमारे सहयोगी भी लगातार आपको वहां से अपडेट दे रहे हैं, आपको तस्वीरें और भी दिखाएंगे। फिलहाल योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना इस वक्त काशी विश्वनाथ में चल रही है, तस्वीरें उसी की है और थोड़ी देर में आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब देव दीपावली के मौके पर बनारस के जो घाट हैं वो जगमगाते हुए रोशनी से सराबोर दिखाई देंगे।